जब जब राजनीतिक सत्ता किसी बर्बर और रूढ़िवादी विचारधारा को कंट्रोल करने में असफल होगा, तब तब दुनिया में किसी भी देश में व्यवस्था परिवर्तन होता रहेगा और मानवीय मूल्यों का ह्रास होता रहेगा। नमस्कार, निर्माण के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। 9 अक्टूबर के आज के इतिहास में हम चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया में कैसे एक देश जो कि दुनिया के लिए वरदान और अभिशाप दोनों था, अगर वहां पर शांति थी तो दुनिया भर में शांति थी, और अगर वहां पे तनाव था, युद्ध था, तो दुनिया भर में तनाव और युद्ध का माहौल होता था। आज हम चर्चा करने वाले हैं अफगानिस्तान विश्व व्यवस्था के केंद्र में स्थित एक देश की। 9 अक्टूबर 2023 यह एक ऐसी तिथि है जिस दिन अफगानिस्तान में 2003 जब अफगानिस्तान में प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। हम सभी जानते हैं कि 2003 में अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सत्ता आई, और कोविड-19 के दौर में हमने देखा था कैसे 2021 में बर्बर तरीके से तालिबान ने उस लोकतंत्र की हत्या करके वहां पर एक धर्म केंद्रित शासन व्यवस्था, बर्बर धर्म केंद्रित शासन व्यवस्था स्थापित की। रूढ़िवादी मूल्यों और इस्लाम के शरिया कानूनों के अनुसार बर्बर शासन चलाने वाली यह संस्था, जो आज मानवीय उद्देश्यों, मानवीय मूल्यों से हट करके सिर्फ इस्लामिक कानूनों को ही मूल्य मानती है, उसके शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। कैसे एक देश जिसने कि एक दिन में ही लोकतंत्र से धर्मतंत्र की ओर परिवर्तित हो गया, अगर इस केस अध्ययन को हम लोग नहीं समझेंगे तो दुनिया आगे भी ऐसे ही रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के शासन के चंगुल में फंसती रहेगी। आइए समझते हैं इस घटना को कि इसने कैसे विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया, क्या थी इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अफगानिस्तान महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता के लिए लगातार जंग का मैदान रहा है, चाहे वह ब्रिटिश काल में ब्रिटिश हो, बाद में यूएसएसआर हो, या फिर अमेरिका हो। इन सभी शक्तियों ने अफगानिस्तान में अपनी वर्चस्व स्थापित करने का हमेशा प्रयास किया है। 19वीं सदी में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तब अंग्रेजों को एक बात का भय होता था कि जो रूसी साम्राज्य है, जो कि अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास कर रहा है, अगर उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो फिर उसे भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का प्रयास किया और कोशिश किया कि अफगानिस्तान पर हम कब्जा कर लें, ताकि रूसियों को भारत पहुंचने से पहले ही अफगानिस्तान में हम रोक सके। और इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान से 3 युद्ध लड़े, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उन तीनों युद्धों में 2 युद्धों में तो अंग्रेजों की इतनी बर्बर हार हुई, इतनी बुरी हार हुई कि उनके सैनिकों की लाशें तक वापस नहीं आ पाई। अंतिम युद्ध में जो लॉर्ड लिटन के समय लड़ा गया था, उस युद्ध में भी उन्होंने प्रयास किया कि अब वो समझ गए थे 2 युद्ध लड़ करके अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान में सिर्फ अब की बार जो हमला किया, उनका उद्देश्य वहां पर ब्रिटिश शासन स्थापित करना नहीं, बल्कि सिर्फ वहां की सत्ता परिवर्तन करना था। और उन्होंने वही किया, वहां के शासक को बदल करके वहां पर अपने एक मित्र, जो कि अफगानिस्तान के ही एक अमीर थे, दोस्त मोहम्मद, उनको वहां का शासक बना दिया। लेकिन इस बात से अफगानिस्तान में अफगानियों की सत्ता बनी रही और वहां पर ब्रिटिश शासन लागू नहीं हो पाया। फिर भी अफगानियों पर ब्रिटिश प्रभाव रहा और इसीलिए संभवतः रूसी साम्राज्य ने कभी अफगानिस्तान पर प्रत्यक्ष हमला नहीं किया। इस तरीके से ब्रिटिश काल में अंग्रेजों को वहां पर बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। बाद में अंग्रेजों के बाद जब यूएसएसआर और अमेरिका में जंग की शुरुआत हुई, शीत युद्ध की शुरुआत होती है 1945 के बाद, और दोनों देश दुनिया में अनेक मोर्चों पर अप्रत्यक्ष रूप से आपस में लड़ते हैं और दुनिया के हर क्षेत्र में अपने विचार को स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो अफगानिस्तान, जो कि उस समय भी दुनिया के केंद्र के रूप में देखा जाता था, इस पर कब्जा करने की शुरुआत
एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसे यूएसएसआर ने शुरुआत करी। यूएसएसआर ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां पर रूसियों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि अफगानिस्तानियों में या अफगानों में जो ऊर्जा होती है, उनका जो स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है वह बहुत मजबूत है। इसीलिए अफगानिस्तान में रूस का, यूएसएसआर का कब्जा पूर्णतः नहीं हो पाया और वहां पर जंग चलता रहा। अमेरिका भी इसी मौके की तलाश में था। यूएसएसआर अफगानों के साथ लड़ रहा था, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के और वहां पर पाकिस्तान के साथ मिलकर के और वहां पर यूएसएसआर का विरोध करने के लिए एक कट्टर संस्था, कट्टर इस्लामिक संस्था को जन्म दिया। उस संस्था का नाम था तालिबान। अब अमेरिका इनडायरेक्टली रूप से तालिबान को हथियार, पैसा और अन्य सुविधाएं प्रोवाइड कराने लगा ताकि वहां से यूएसएसआर को पराजित किया जा सके। अमेरिका और अफगानिस्तान के इस प्रयास से ऐसा संभव भी हुआ और यूएसएसआर अंततः 1989 में विखंडित हो गया और 15 नए देशों की उत्पत्ति हुई। यूएसएसआर टूट करके 15 देशों में विभक्त हो गया। अब इससे हुआ क्या कि यूएसएसआर के साम्राज्य के अंदर जो स्वतंत्रता और गुलामी के लिए आंदोलन था वह स्वतंत्र हुआ और 15 देश आजादी में सांस लेने लगे। लेकिन यह आजादी जिस देश ने दिलाई थी, जिस अफगानिस्तान ने आजादी दिलाई थी, वह अफगानिस्तान अब स्वयं बर्बरता और कटुता युद्ध के चंगुल में फंस गया। तालिबान के जन्म के साथ ही वहां पर चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका ने तालिबान को उत्पत्ति में सहयोग दिया था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर के तालिबान को सत्ता में आने के लिए भी सहयोग दिया। और जो अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो मजलिस व्यवस्था जहां पर कि अफगानिस्तान के अमीर आपस में बैठ करके निर्णय लिया करते थे, सेमी डेमोक्रेटिक व्यवस्था कही जा सकती है, उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए और वहां पर कट्टर इस्लामिक शासन तालिबान के सत्ता के साथ 1996 में स्थापित हो गई। यह व्यवस्था अफगानिस्तान में आम लोगों पर अत्याचार के दौर के रूप में आई। इस दौर में अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर लोगों की सामूहिक हत्याएं हुई। जो भी तालिबान के विचार से अलग विचार रखते थे उनको बस मार दिया जाता था। वहां पर महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। अफगानिस्तान की महिलाएं जो कि स्वतंत्रता का अनुभव करती थी, उनके सारे स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उन्हें घरों में बंद कर दिया गया और बर्बरता का दौर शुरू हुआ। और यह बर्बरता का दौर 2021 में 9/11 की घटना तक चलता रहा। 9/11 की घटना हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा जिसका मुखिया होता था ओसामा बिन लादेन, उसके निर्देशन में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और उसके बाद से ही विश्व व्यवस्था में पुनः एक नई परिवर्तन की दौर शुरू हो गई। अब अमेरिका ने उन सभी स्थानों पर जहां जहां अल कायदा की होने की संभावना थी वहां पर हमले शुरू कर दिए। और चूंकि उस समय अफगानिस्तान में तालिबान ने अल कायदा को संरक्षण दिया था, इसीलिए अब वही तालिबान जो पहले अमेरिका का मित्र हुआ करता था, अब अमेरिका का सबसे कट्टर दुश्मन बन गया। अमेरिका ने उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां अफगानिस्तान पर हमला करके 2001 में तालिबान को लगभग सत्ता से समाप्त कर दिया गया और अंततः अमेरिका ने वहां की सत्ता पर कब्जा किया और 2003 में वहां इलेक्शन की शुरुआत हुई। प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचन। अफगानिस्तान अब दुनिया में पहली बार प्रथम लोकतांत्रिक निर्वाचन के अधिकार को एंजॉय कर रहा था। हालांकि उस इलेक्शन में कुछ आरोप भी लगे, धांधली के आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद वहां पहली बार व्यापक जन भागीदारी हुई। इलेक्शन में लगभग कहा जाता है कि 70% से अधिक इलेक्शन हुए, वोटिंग हुई और वहां पर
हमीद करजई की सत्ता की शुरुआत हुई और ये वहां के नए राष्ट्रपति बने। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसीलिए सार्वभौमिक मूल्यों को वहां पर स्थापित किया गया, लोकतंत्र आया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुई और समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं का समावेशन हुआ तथा अफगानों का जो नजरिया था, जो कट्टरपंथी नजरिया था, उसमें भी बड़े स्तर पर परिवर्तन आया। लेकिन यह परिवर्तन 2023 के बाद से फिर लगातार ये चलता रहा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी अफगानिस्तान को आगे बढ़ने में, वहां के लोकतंत्र को मजबूत करने में काफी मदद करी और वहां पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी रफ्तार से चलती रही। हम सभी जानते हैं कि भारत ने वहां पर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 3 बिलियन से अधिक US डॉलर का भारत ने अफगानिस्तान को हेल्प करा। वहां की चाहे संसद भवन बनाना हो या वहां की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग देना हो, इसमें बड़े स्तर पर भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। वहां के सलमा बांध, जो कि भारत अफगान मैत्री बांध के तौर पे जाना जाता है, ऐसे बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य भारत ने भी वहां पर किए। सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पश्चिमी विश्व ने भी अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर निवेश करके वहां की व्यवस्था को जन केंद्रित बनाने का प्रयास किया। यह व्यवस्था चल रही थी और अगर महिलाओं के स्तर पर वहां का हम चेंज देखें तो महिलाओं के लिए अफगानिस्तान में इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव अधिकार मिले, उनको इतना अधिक भागीदारी मिली कि अगर हम डेटा के स्तर पर देखें तो 2021 का ये डेटा है जिसमें कि अफगानिस्तान में महिलाओं की भागीदारी देखें तो संसद के निचले सदन में 27%। सोचिए, भारत में संसद के निचले सदन में 9%, 10% महिलाएं हैं, लेकिन अफगानिस्तान में 2021 में कितनी थी? 27%। ऊपरी सदन में 22%। भारत में ऊपरी सदन में और कम है डेटा। अफगानिस्तान के ऊपरी सदन में 22% महिलाएं थी। सरकारी कर्मचारियों में भी 22% महिलाएं थी और उनमें उस 22% में से 9% महिलाएं तो ऐसी थी जो डिसीजन मेकिंग वाले पदों पर बैठी थी। इसका मतलब है कि सचिव के स्तर पर के पदों पर थी। हमारे यहां अभी भी इतनी महिलाएं सचिव के स्तर पर नहीं है। अगर सिविल सेवकों में बात करें, सिविल सर्वेंट में, तो 22% सिविल सर्वेंट महिलाएं थी। भारत में रेशियो अभी भी बहुत कम है। मिलिट्री में 5% थी और जुडिशियल सिस्टम में 10% महिला थी। आप सभी अगर वर्तमान के डेटा को पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अभी तक सिर्फ 11 महिलाएं हुई हैं, 11 महिला जज नियुक्त हुई हैं। मतलब कि 4% से भी कम पूरे भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में मात्र 4% महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुई हैं। कुल संख्या अगर काउंट करो तो सिर्फ 11। अब तक 11 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त हुई हैं और उनमें से एक भी चीफ जस्टिस नहीं बनी है। लेकिन अफगानिस्तान जो कि एक नया बना हुआ लोकतांत्रिक देश है, वहां पर 10% महिलाएं न्यायिक क्षेत्र में थी। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री में, क्योंकि मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय तो जिम्मेदार लोगों को दिए जाते हैं, तो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय जो था वह महिलाओं के पास था। सोचिए, महत्वपूर्ण कैबिनेट पदों में अगर बात ये की जा रही है कि जो आम सामान्य कैबिनेट पद नहीं, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनमें 4 मंत्री, बड़े बड़े मंत्री के तौर पे महिलाएं नियुक्त थी। 2 महिलाओं को अफगानिस्तान ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। सोचिए, अमेरिका का राजदूत अफगानिस्तान महिला के तौर पर भेजता है, संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के तौर पर महिला को भेजता था। अगर वहां एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो 2021 का डेटा बताता है कि 1.2 करोड़ छात्र जो कि 12वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ा करते थे, उनमें से 40% लड़कियां पढ़ रही थी। इसका मतलब था कि लड़के और लड़की लगभग इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ स्कूल में शामिल होते थे। लड़कियों को भी पढ़ने का पर्याप्त मौका मिल रहा था। यह डेमोक्रेसी सिस्टम अफगानिस्तान में 2021 का डेटा बताता है। सोचिए, 2021 में तालिबान का शासन आया और सारी महिलाएं, ये पूरा रेशियो क्या हो गया? पूरा रेशियो 0% हो गया। सभी महिलाओं को शासन से हटा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया,
महत्वपूर्ण सैन्य पदों से हटा दिया गया, न्यायिक पदों से हटा दिया गया, पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। सारी महिलाओं के सारे पार्टिसिपेशन, सारे अधिकार एक दिन में ही समाप्त हो गए। देखिए, ये महिलाएं अफगानिस्तान की ही महिलाएं हैं जो डेमोक्रेटिक राइट एंजॉय कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। ये अफगानिस्तान की सिविल सेवक हैं जो कि महिलाओं को समझा रही हैं। और एक दिन ऐसा आया कि इनमें और एक आम रूढ़िवादी महिला में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों को घर में बंद कर दिया गया और बुर्का पहना करके बाहर निकलने के अधिकार इन छीन लिए गए। ये बाहर भी अकेले नहीं निकल सकती थी, इन्हें किसी पुरुष, अपने घर के पुरुष के साथ ही बाहर निकलना था, वो भी संपूर्ण कपड़ों में ढके हुए। हालांकि तालिबान और नाटो गठबंधन के बीच युद्ध जारी रहा। लगातार अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही थी, लेकिन उसके पैरेलल अफगानिस्तान में तालिबान, जो कि वहां की पंजशीर घाटी थी, वहां से लगातार नाटो की सेनाओं के साथ युद्ध में लड़ रहा था। हालांकि ये युद्ध व्यवस्था एक साथ चल रही थी, युद्ध चल रहा था एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन यह युद्ध बढ़ता चला गया। आबादी वाले शहरों में रोज बमबाजी, ठीक है, आम लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु, रोज राजनीतिक हो हल्ला। इन सब परिस्थितियों ने और साथ ही यूएसएसआर के विखंडन के बाद से अब अमेरिका को भी अपना वर्चस्व लंबे समय तक यहां दिखाने के बाद यह समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में कोई भी विश्व व्यवस्था टिक नहीं सकती, वहां पर कब्जा अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर सकती थी। इसीलिए अमेरिका ने निर्णय किया कि अब उसे अफगानिस्तान को छोड़ना है। तो इन हो हल्लाओं के बावजूद वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था गतिशील थी, आगे बढ़ रही थी, जो कि 2021 का डेटा बताता है। लेकिन अमेरिका ने निर्णय लिया कि अब वह अफगानिस्तान से बाहर निकलेगा और इसके लिए उसने एक पहल शुरू की, उसे कहा गया दोहा शांति प्रक्रिया। 2020 में, सितंबर 2020 में अमेरिका के पहल पर दोहा शांति प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जो कि अमेरिका के वहां से निकलने की जल्दीबाजी थी। और इस प्रक्रिया के लिए सबसे जो खराब बात थी कि दोहा शांति प्रक्रिया किस किस के बीच शुरू हो गई? अमेरिका और तालिबान के बीच। जबकि अफगानिस्तान की सत्ता किसके पास है? अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के पास। लेकिन इस वार्ता प्रक्रिया से वैध अफगानिस्तान सरकार को दरकिनार करके सीधे तालिबान से बातचीत शुरू हो गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरकार को हटा दिया कि हम आपको बीच में बातचीत के लिए शामिल नहीं करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट तालिबान से बात करेंगे। जैसे ही आपने तालिबान से बातचीत का रास्ता चुना, तालिबान को अफगानिस्तान के शासक होने की एक वैधता सी मिल गई। अब पूरे विश्व को संदेश चला गया कि जो अफगानिस्तान की सरकार थी वह कठपुतली सरकार थी और अफगानिस्तान की मूल सरकार के तौर पर, मूल प्रतिनिधि के तौर पर कौन है? तालिबानी है। अब इसका फायदा हुआ कि तालिबान ने जो भी अमेरिका की विरोधी शक्तियां थी, चाहे वो रूस हो या चीन हो, उन सभी को अपने पक्ष में मिलाने के लिए खुल करके बातचीत करना शुरू कर दिया। वे तालिबानी जो कल तक खुले मैदान में गोली बंदूक चलाया करते थे, वे अब दोहा में आलीशान होटलों में अंतरराष्ट्रीय गणमान्य लोगों के बीच बैठ करके बातचीत कर रहे थे। ये अमेरिका के प्रतिनिधि हैं खलीलजाद और ये तालिबान के प्रतिनिधि। इन दोनों के बीच वार्ता हुई, समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 2021 अमेरिका रातों रात अफगानिस्तान से भाग गया और 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। 20 साल के, लगभग 20 साल के लोकतांत्रिक शासन की समाप्ति हो गई और वो जितने पहल हुए थे लोकतांत्रिक शासन में, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए, सार्वभौमिक अधिकार देने के लिए, वे सारे पहल एक ही दिन में समाप्त हो गए। अब विरोधियों का दमन शुरू हो गया, लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए निषेध लग गया और अनेक
दमनकारी नियम थोप दिए गए, जो कि पहले से एक बर्बर और कट्टर शासन में संभव था, वो प्रारंभ हो गया। 20 साल में, जो लोकतंत्र का 20 साल था, उस 20 साल में अफगानिस्तान में बड़े स्तर पर मानव पूंजी निर्मित हुई थी। ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये अफगानिस्तान की महिलाएं हैं जो बाइक रेस में खड़ी हैं। ये बाइक रेस चलाने वाली हैं, पीछे भीड़ देख रही है और ये महिलाएं अब रेस, आपस में रेसिंग कर रही हैं बाइक से। और एक दूसरी महिला, ये देखिए अफगानिस्तान शासन के शुरुआत के समय महिला, ये महिला खुली हुई महिला है, बाइक चला रही है। और यहां महिला बुरखे में ढकी है, एक इस्लामिक एजुकेटर इनको पिच कर रहा है। अब बाद में यह भी बंद कर दिया गया। तो जो मानव पूंजी, जो विचारशील युवा डेवलप हुए थे उस 20 साल के लोकतांत्रिक शासन में, उस मानव पूंजी जो कि आत्मनिर्भर, अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते थे, अफगानिस्तान को एक अच्छा देश बना सकते थे, लोकतांत्रिक शासन के साथ साथ आर्थिक विकास से जोड़ सकते थे, उस अफगानिस्तान के 2001 के बाद की जो पीढ़ी थी, जो नौकरशाही में शामिल थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करती थी और भविष्य के लिए एक भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प के तौर पर डेवलप हो रही थी, तालिबान के शासन के साथ वह क्या हो गई, घरों में कैद रहने के लिए बेबस हो गई और मानवीय मूल्यों को नष्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। एक दिन में कैसे दुनिया में देश के मूल्य बदल जाते हैं, इसका सबसे सटीक उदाहरण है अफगानिस्तान। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब किसी भी कट्टर विचार को, चाहे वह धर्म केंद्रित हो, धर्म नहीं बल्कि मजहब केंद्रित हो, क्योंकि धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य आदर्श है, तो उन आदर्शों को छोड़ करके जो मजहब होते हैं उनमें जो कट्टरता होती है, अगर मजहब केंद्रित शासन आएगा तो समाज के जो सार्वभौमिक मूल्य है, जो व्यक्ति के सार्वभौमिक मूल्य है, जो मानव के मूल्य हैं, उनको नष्ट कर ही दिया जाएगा। इसीलिए कभी भी भारत में भी अगर लोकतंत्र बनाए रखना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में शामिल कश्मीर भी इसका उदाहरण है कि वहां पर जब जब मजहब केंद्रित ताकत मजबूत हुई है तो उसने लोकतंत्र को ही सबसे पहले रौंद दिया है। तो मजहब केंद्रित ताकतों का कमजोर होना जरूरी है, तभी भारत का जो लोकतंत्र है वह संगठित रहेगा। क्योंकि भारत का जो धर्म है, जो समाज है, वह लोकतांत्रिक धर्म है, लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक विचार है। इसको प्रश्रय देना है तो ये मजहब केंद्रित जो कट्टर विचारधारा है उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। वरन भारत जो कि कभी अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक विस्तृत था आर्यावर्त के तौर पर, आज सिकुड़ता चला गया, आगे और भी सिकुड़ता जाएगा और इसके लोकतांत्रिक मूल्य भी समाप्त हो जाएंगे। इसकी शिक्षा हमें अफगानिस्तान से मिलती है। तो आज के अतीत में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन इतिहास के ऐसे ही रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।